स्टेट में आपको स्टेट का जो रीजनल इश्यूज है उस पर लड़ाई करनी पड़ेगी। स्टेट में कौन सा नेता बड़ा लग रहा है? स्टेट में तो अभी जैसा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आए, बट वो अपनी सीट पे ही फंसे हुए हैं। फ्री में किसी के खाते में 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए डलवा रहे हो और तुम उससे वोट की अपील करो 3 महीने पहले। 3 महीने पहले तुमको इस बात की चिंता हो गई कि अब गरीबों का भला कर दे। इंदौर सेफ है लड़कियों के लिए? तो अभी भी हम जब सड़क पे चलते तो कैट कॉलिंग करते हैं लड़के, लाइक आँख मारना, सीटी मारना। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और वो बाइक पे हैं तो बिल्कुल इतनी सी डिस्टेंस से ऐसे बाइक निकाल के लेके जाएंगे। अब तुम्हें पता चल गया कैट कॉलिंग क्या होती है? सर कभी की है तुमने? अरे बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। अकेलापन चरित्र के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो सर उस लाइन के बारे में बहुत डिस्कवर किया। युवावस्था में अकेलापन चरित्र के लिए हानिकारक होता है, इस लाइन को तुमने कैसे डिस्कवर किया, समझाओ। डिस्कवर नहीं सर, ये रील्स देख रहा तो ये लाइन आई थी। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी हूं और मैं इस वक्त इस ब्रह्मांड में जो एक उत्सवों का शहर नियत हुआ है ऐसे इंदौर में हूं। इंदौर आप जितनी दफा आइए आपको मुस्कुराने के नए मुहावरे मिलते हैं। इंदौर वालों खुश हो जाओ, तारीफ कर रहे हो गई। अब आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ा नेतागिरी की बात कर लें। जी, इंदौर में पहली जो 5 विधानसभाएं हैं वो नंबर के तौर पर हैं 1, 2, 3, 4, 5। पिछली बार 1 नंबर विधानसभा से कांग्रेस के संजय शुक्ला जीते थे, 2 नंबर से भाजपा के रमेश मेंदोला कई बार से जीतते आ रहे हैं, 3 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय जीते थे, 4 नंबर की विधानसभा से मालिनी गौड़ जीती थी भाजपा की, 5 नंबर से महेंद्र हाडिया जीते थे भाजपा के, उसके बाद राऊ जहाँ से जीते थे कांग्रेस के जीतू पटवारी, फिर आ गई 7वें नंबर पर सावेर जहाँ से कांग्रेस के टिकट पर तुलसी सिलावट जीते थे, बाद में सिंधिया खेमे के तहत भाजपा में चले गए और उपचुनाव में जीते थे, और 8वीं सीट थी देपालपुर जहाँ से जीते थे कांग्रेस के विशाल पटेल। एक सीट और है मऊ की जो लोकसभा में कहीं और लगती है लेकिन जिले के हिसाब से यहीं पे है, वहां से जीती थी भाजपा की उषा ठाकुर। यही है, ठीक याद करके आया हूँ, वेरी गुड। इस बार सीटों के लिहाज से कुछ परिवर्तन हुआ है। जोशी परिवार से इस बार पिंटू जोशी मैदान में है 3 नंबर की सीट पर, और जो आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा क्योंकि उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर से मिला, तो 3 नंबर पर बीजेपी की तरफ से गोलू शुक्ला है। तो गोलू वर्सेस पिंटू का मुकाबला है सीट नंबर 3 पर। सीट नंबर 1 की बात करें तो कांग्रेस के संजय के मुकाबले भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय हैं। सबसे ज्यादा इंदौर वालों के बीच बहस इसी सीट को लेकर हो रही है। सारे सूचकांक ऊपर नीचे हो रहे हैं। प्रकट तौर पर बहुत नपे तुले राजनयिक जिस भाषा को पढ़कर और प्रवीण हो जाएं अपने पेशे में, ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं 1 नंबर की वोटर जनता के द्वारा, लेकिन जो 2 और 3 नंबर के उत्साही कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी थ्योरीज को ठेलने में लगे हुए हैं। 1 नंबर सीट के बाद दिलचस्पी 3 नंबर और राव को लेकर भी मतदाताओं में पर्याप्त है। सही बात है, 1, 3 और राव, इसमें थोड़ी सी ज्यादा दिलचस्पी है। पर आपकी दिलचस्पी हाँ है तो फिर सारी ही है, पर हमारी दिलचस्पी इसमें भी है कि ये जो मालवा निमाड़ का केंद्र है इंदौर, है ना, बृहत्तर ढंग से, निमाड़ वाले नाराज ना हो, आपके और भी केंद्र हैं, तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग जिलों के, कुछ एक दफ़ा अलग प्रदेशों के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं। इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल भी है मध्य प्रदेश की, मध्य भारत का सबसे ज़्यादा विकसित, सांस्कृतिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी ये शहर है। शहर क्या है? सभ्यता है, इसको दौर है, इंदौर है। मोदी जी कहते हैं कि इंदौर नहीं एक दौर है। इंदौर है, अब मोदी जी कहते हैं तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे महान सभ्यता में, महान दौर में हम दाखिल हुए हैं, तो बातचीत करते हैं। क्या है बहन जी आपके झोले में, क्या है? ये अभी मैंने परचेज करा पोलो से। अच्छा, मतलब महंगाई नहीं है ऐसा देख के लग रहा है? नहीं, ज्यादा महंगाई नहीं है। नहीं है? नहीं, मीडियम महंगाई है। प्याज का रेट क्या चल रहा है? प्याज का 70। तो दिक्कत होती है कुछ? हाँ, अभी लेकिन डाउन हो जाएगा कुछ दिन बाद। मौसमी है। सब्जियाँ अच्छी मिल जाती है। नाम क्या आपका? सौम्या जैन। क्या करते हो सौम्या आप? मैं IT सेक्टर में हूँ, TCS में काम करती हूँ मैं। TCS जहाँ सबको नौकरी मिल जाती है? नहीं, बायो इंटरव्यू हुआ, सबको नौकरी नहीं मिलती, प्रॉपर मजाक कर रहा हूँ। देखिए, TCS में काबिल लोगों को नौकरी मिलती है और TCS के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, इसीलिए जोक क्रैक कर पाया हूँ। ये बोलना पड़ता है ताकि फिर जोक बैकफायर ना हो। कौन जीत रहा है चुनाव? अब ये मेरे हस्बैंड बताएंगे। नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये बहन जी गलत बात है। 1 वोट इनका, 1 वोट आपका, तो हस्बैंड से मैं क्यों पूछूं? मैं तो आपसे पूछूंगा आपका वोट, जो ये बोलेंगे वहां वोट डालोगी? नहीं, मैं तो भाजपा वाली हूँ, जी कांग्रेस वाले हैं। बहुत सुंदर।
थोड़ा सा पीछे हट जाइए, मुझे एक बड़ी टीवी डिबेट करवानी है जैन परिवार में। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंघई। अभिषेक जी। आप कांग्रेस सपोर्टर हैं और ये भाजपा सपोर्टर है, सत्य है? हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। अभी आपकी पत्नी ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं 2 नंबर से आता हूँ जहाँ पे रमेश मेंदोला जी हैं। हाँ। वहाँ तो कोई टक्कर नहीं है। इंदौर में लेके जैसे एमपी में 18 साल हो चुके हैं, सरकार चेंज हुई थी लेकिन फिर वो चेंज ओवर हो गया। कैसे हो गया? सिंधिया जी पलट गए। हाँ, फिर उनका कुछ ठीक पलटे गलत पलटे? अब वो तो वो जानते हैं। अरे आपको क्या लगता है, वोटर हो? उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ मिल गया इसलिए वो पलट गए। ये पॉइंट है। तो घर में भाजपा कांग्रेस को लेके कोई द्वंद रहता है बहन जी? ज्यादा कुछ नहीं, अपनी अपनी राय है। हर बार कौन मान जाता है? फैमिली डिवाइडेड एक्चुअली। फैमिली डिवाइडेड है। माय फादर एंड हर इज अ बीजेपी। माय मदर, मेरे मदर के जो दादाजी थे धन्नालाल जी, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में विधायक थे। आप कांग्रेसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आप भाजपाई परिवार से आते हैं, क्या समस्या है भाई? थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, हाथ जोड़ विनती है। कितने बढ़िया मुस्कुराते चेहरे, प्यार से बेटा, प्यार से। हाँ, बहुत बढ़िया। ये टीकमगढ़ ये टीकमगढ़ से? हाँ, टीकमगढ़ के लोग तो बड़े जोरदार होते हैं। वो ज्यादा कायदे से रहते हो कि नहीं गुरु? देखो आपके सामने खड़े बहन जी, हमने बोल दिया हमारा आपका मायका सेम है, है ना? हाँ, बुंदेलखंड वाले लोग एकदम चौड़े में रहेंगे। अब मैंने उनको बहन जी बोल दिया तो मैं उनकी टीम में हूँ। चलेगा? बहुत अच्छे एपिसोड रहते हैं, रियली बहुत अच्छे एपिसोड रहते हैं। दिव्य मुझे लेकिन आप ये बताइए, मैं बड़ा दुखी हो गया, आपके जैसी पढ़ी लिखी महिला, बीटेक किया होगा है और आप नौकरी भी कर रही हैं, राजनीति सिर्फ पति क्यों बतियाएंगे? लड़कियां राजनीति कब बतियाएंगी? मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। अच्छा, आपको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके लिए नियम कानून कौन बनाएगा? नहीं है, लेकिन मुझे मतलब मैं कम, ये ज्यादा क्यों? वैसे इन जनरल लड़कियां क्यों कम दिलचस्पी लेती हैं पॉलिटिक्स में? अब अपनी अपनी चॉइस रहती है। जैसे लड़कियों को घर भी देखना, साथ में ऑफिस भी, तो इतना ध्यान नहीं दे। लौंडे फुर्सत में बैठे हैं, ऑफिस देख के देर राजनीति बताओ। हम भी जॉब करते। वही तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, लड़कों को ऑफिस देखना है और उसके बाद छप्पन और सराफा। ऐसा कुछ है क्या? नो सर, ऐसा नहीं है। इक्वल है, आज के जमाने में सब चीज इक्वल है। बताइए, घर के क्या क्या काम करते हैं? घर के कर लेते, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड होगा तो सारे घर के काम ही नहीं करना। बिजली मतलब बार वाले काम, मैकेनिक वाले काम इनसे? मैकेनिक वाले सारे काम इनके। अच्छा, तो कभी इन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ तो तुम आ जाओ, या आपने कहा कि तुम क्यों कांग्रेस में हो? इन्होंने कुछ नहीं बोला, अपनी अपनी राय। बढ़िया गठबंधन सरकार चल रही भाजपा कांग्रेस की, बहुमत वाली। क्या बात है। बताओ, लड़कियां पॉलिटिक्स के बारे में कम बात करती हैं क्या? क्या नाम है? विशाखा। ऐसा है कि पॉलिटिक्स के बारे में इसलिए नहीं करती क्योंकि आज का जो माहौल है वो पॉलिटिक्स बहुत हद तक ऐसी होगी कि जो हम जिनको आम भाषा में छुट भैया जो कहते हैं, उस टाइप के जो हर कहीं के जो लड़के ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो है, वो बहुत। विशाखा, जरा मुझे विस्तार से इन छुटभइयों के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे बताया गया कि इंदौर में ये बहुवचन में पाए जाते हैं। सर, मैं इंदौर की हूँ नहीं, तो मैं यहाँ का ज्यादा नहीं कह सकती। कहाँ की हो? जबलपुर से हूँ मैं सर। बताओ, वहाँ भी बहुत होंगे। बहुत है सर। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी एरिया है, अब वहाँ पे जो विधायक है या जो नेता है वो कोई और है, लेकिन अब उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अपने आप को सुप्रीम मानने लगते हैं। हाँ, छोट भैया, उनके पास ना कोई पावर है ना वो कुछ खुद करते हैं, लेकिन उनको बढ़ा चढ़ा के बहुत बात करनी है कि हमारे पास ये पावर है, हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, क्या कर देंगे? बिल्कुल सर, धमकियां देने के लिए आजकल जो पॉलिटिक्स में धमकी वाला खेल बहुत हो गया है। मतलब यदि हम और आप जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी कहीं कुछ जा रहा है, अब उनके हिसाब से नहीं तो वो धमकी देना चालू। उदाहरण से समझाओ हमको जरा। बिल्कुल सर, मेरे स्कूल में एक क्लास में था, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज। नाम लेना ही बहुत बेकार में मशहूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, तो मेरी ऐसी थोड़ी अनबन हो गई थी उनके साथ में, तो ही वाज लाइक कि मैं तो इनका हूँ, एक थे तो मैं तो फलाने का छुटभैया हूँ उनका। हाँ, मैं तो उनके साथ वाला हूँ, मैं तो उनका सपोर्टर हूँ, तू बाहर मिल, मैं तेरे को बाहर देखता हूँ। अच्छा, तो आई वाज लाइक कि यार तुम्हारे पास ऐसी भी क्या पावर आ गई कि तुम बाहर, ऐसा तुम तो खुद में कुछ नहीं हो, तुम तीसरी बार 12वीं पढ़ रहे हो, तुम बेइज्जती है यार। तो इट इज लाइक कि सर छुट भैया हम कह सकते हैं जो ऐसे छुटपुट जो खड़े हो जाते हैं कि हम नेता, तो उनका ये है कि वो गवार है सर। वो जो
इंदौर के ही हैं भाई, जाकिर खान उनकी सीरीज है जो चाचा विधायक है हमारे, उसी टाइप के लौंडे हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो होता यही है ना कि पॉलिटिक्स को आजकल इतना गुंडयाई का और इतना मारपीट वाला माहौल बना दिया है कि लड़कियों के लिए ना पेरेंट्स उसको सेफ समझते हैं कि पॉलिटिक्स सेफ नहीं रही है। तो जो नॉर्मल स्तर पर है वो चीज आजकल सेफ नहीं रही है, तो लड़कियां जो है वो बात करने में कम इंटरेस्टेड रहती हैं पर पॉलिटिक्स। वोट डालने तो जाती होंगी आप, पहली बार वोट डालोगे विधानसभा फर्स्ट में? टाइम वोट। वाह। यस सर। सब पॉलिटिकल पार्टियों की तुम लोगों के ऊपर नजर है कि ये फर्स्ट टाइम वोटर किसको वोट डालेंगी। बताओ क्या तुम लोगों का मुद्दा नंबर 1 क्या है, नाम बताइए। संयुक्ता। पर मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं इंदौर से नहीं हूँ, तो मतलब मैं तो स्टेट ही बाहर हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, कोटा। आपके यहाँ भी चुनाव है? हाँ हमारे यहाँ चुनाव है। हाँ। बीजेपी। क्योंकि मुद्दा नंबर 1 क्या है? मुद्दा नंबर 1 तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई मेरे घर से तो बीजेपी से लड़ते हैं, तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। घर से लड़ते हैं? हाँ घर से लड़ते कौन हैं। लड़ता है? चाचा जी लड़ते हैं, मेयर है कोटा के। अरे वाह, तो नेताजी के बाद है? चाचा मेयर है हमारे। मेयर है हमारे, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है। मजबूरी में देती हो क्या वोट? मजबूरी में देना अरे पड़ेगा, वाह। इस साल मजबूरी में जाएगा वोट। बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इश्यूज वही जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण जनरल वाले हमेशा। जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। सवर्ण भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। कुछ के पास तो नहीं होता इतना कि वो कोचिंग्स भी जा सकें, कुछ के पास तो एंड्रॉयड फोन्स भी नहीं है। जनरल नॉलेज पढ़ा आपने, जीके, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है? क्यों दिया गया आरक्षण? आरक्षण उस टाइम इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उनको किसी चीज़ के लिए अलाउड नहीं करते थे, वो हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, वो हमारे एजुकेशन में नहीं इंक्लूड हो सकते थे, उनको स्कूल में जाना अलाउड नहीं था, मंदिर जाना अलाउड नहीं था। बट अब हम एक ऐसे दौर में आ गए कि ऐसा बहुत कम जगह पाया जाता है जहाँ ये सब चीज़ें हैं। आरक्षण दो, बट उनकी पहले प्रॉपर छानबीन करो कि उनका जो बैकग्राउंड है अब वो उस लायक बचा भी है कि नहीं बचा है। आप कह रही हैं कि रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें क्या इकोनॉमिक स्टेटस जोड़ दिया जाए? इकोनॉमिक स्टेटस जोड़ दो उसमें। क्या नाम है आपका? सुष्मीत कौर सलूजा। सुष्मीत कौर सलूजा। क्या तैयारी कर रही हैं आप? मैं जेई की प्रिपरेशन करी है मैंने 1 साल, बट वही मेरे 91 का कट ऑफ था और मेरे 89 आए थे और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% से रह गई बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये तो कभी कहती नहीं कि वो रिजर्वेशन को इस तरह से रिवाइज करेगी। सब लोग बहुत पर्टिकुलर हैं इस चीज़ को लेके। तो आपके पास पॉलिटिकल ऑप्शन क्या बचते हैं फिर पॉलिटिकल ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि जो हमें उस चीज़ में और नए ऑप्शंस ला के दे। जैसे कौन? जैसे बीजेपी दे रही है अभी नए ऑप्शन। क्या नए ऑप्शन दे? जैसे अब बीजेपी की जो यहाँ पे जो है एमपी में वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। पहले जैसे अभी हमारे 75 प्लस आएंगे तो हमें 25,000 का वो जो मिलेगा वो मिलेगा। अभी हम कॉलेज में हमारे अगर परसेंटेज 85 हुआ है तो हमें मेधावी छात्र स्कॉलरशिप मिलेगी तो मिल रही है। उसमें जनरल और ओबीसी कोई गड़बड़ तो नहीं होता है? उसमें नहीं होता, सीधे खाते में आता सीधे है? खाते में आते हैं। आपके खाते में आया है? हाँ मेरे खाते में है 25,000। मैं एमपी बोर्ड से थी, मेरे 89% थे, 12th में आए 25,000। आप तो पढ़ने में होशियार हैं। तो अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं एमसी इंटीग्रेटेड कर रही हूँ IIPS DAVV से। जी, पॉलिटिक्स में ज्यादा लड़कियां आए वोटर के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर, क्या करना होगा इसके लिए? नाम बताइए। नंदिनी राठौर। सर इसके लिए ये होता है कि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है कि जैसे इन्होंने कहा कि इट इज़ ऑल अबाउट कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में गुंडागर्दियाँ होती है तो पेरेंट्स इसको सेफ नहीं समझते हैं। थोड़ा सा सेफ रहे तो वील ऑल्सो कम। कई लड़कियां, सैकड़ों लड़कियां निकले एकदम झुंड में, जत्था बना के, है ना? और सुरक्षा के लिए उनको जरूरी लगे तो उसके भी साधन हो और वो वोट मांगने निकले हैं, वो चुनाव ले, क्योंकि लड़कियां वोट तो डालती हैं, महिलाएं डालती हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप लोग जब बाहर निकलोगे तो सुरक्षा बढ़ेगी, नहीं? पार्टिसिपेशन होगा तो। जैसे इंदौर में लड़कियां सेफ फील करती है जब सड़क पे चलती है? कभी कभी अभी तक तो कर रहे हैं। हाँ, हम बाहर से अभी तक तो कुछ हुए तो अभी तक तो इधर ठीक है माहौल। अभी तक सेफ है। मैंने इंदौर से मतलब शादी के पहले भी रही हूँ तो काफी सेफ है। इंदौर सेफ है लड़कियों के लिए? नहीं, मना करें। हाँ, मतलब अभी भी हम जब सड़क पे चलते तो कैट कॉलिंग करते हैं लड़के, लाइक आँख मारना, सीटी मारना और ऐसे अजीब अजीब आवाज़ें, कमेंट्स पास करना। तो अभी मुझे 18 ईयर्स हो गए इंदौर में, बट
अभी भी एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि अकेले जा रही हूँ तो ऐसे कैट कॉलिंग होती है। कोई लड़का बताएगा कैट कॉलिंग क्यों होती है? कौन सी कॉलिंग? आओ आओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सर मयंक मिश्रा। मयंक, क्या करते हो? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ DAV को IIPS कॉलेज। अच्छा, कैट कॉलिंग जानते हो क्या होता है? कैट कॉलिंग। नो सर। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका, मुझे नहीं पता कि बड़े बदलावों के लिए कितने बड़े मंच और कितने व्याख्यान और अभ्यास चाहिए, पर यहाँ 150 लड़के तो मौजूद ही हैं। आप प्लीज उनको बताइए कि कैट कॉलिंग क्या होती है, लड़कियों को लड़के क्या क्या कहकर बुलाते हैं जब वो सड़क पर चलती हैं। शायद सुन के मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लोग नहीं करते होंगे। हाँ, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ लाडले, अभी रुक जाओ, अभी। हाँ, जरा बताइए, वो आप लोग जब सड़क पे चलते हो तो क्या क्या सुनना पड़ता है या देखना पड़ता है? लाइक बहुत सारी चीज़ें, लाइक सीटी मारना या फिर ए इधर आ ऐसे की, और बहुत सारी चीज़ें कि मैडम हमारे पीछे बैठ जाओ और हम छोड़ देते हैं, और एक बार आओ तो सही, ऐसे करके कैट कॉलिंग, छेड़ना बेसिकली जी। कपड़ों पे कमेंट करना। किस तरह कमेंट करते हैं? जैसे अगर मान लो आजकल मिडीज वगैरह काफी चल रहे हैं, तो फिर उस पर अपना ओपिनियन पास कर देना कि तुम तो अपना बॉडी दिखा ही रही हो, तो हम क्यों ना कमेंट पास करें। ये बोलते हैं? ये बोलते हैं, और ये सुनना पड़ता है। हाँ? कि ये सुनना पड़ता है क्योंकि उन लोगों ने एक ही लाइन है उनके पास कि तुम तो अपना बॉडी दिखा रहे हो, तो हम क्यों ना देखें। सेम ऐसी चीज़ें होती है, बुलाते रहते हैं, मतलब अपन जाओ और फिर अजीब तरीके से कुछ एक्शंस करेंगे। किस तरह के एक्शन? अजीब तरीके से एक्शंस करते जो मतलब ट्रिगर कर सकते हैं आप लोग। ट्रिगर कर सकते हैं। सर एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जो लिटरेट नहीं है, उनमें इतना बेसिक नॉलेज नहीं है कि उनके भी घर फैमिली में फीमेल्स हैं, और यदि उनके साथ करेंगे तो वो बहुत बदतमीजी से एक्ट करना किसी भी रैंडम। मैं इसमें 2 चीजों से आपसे डिफर कर रहा हूँ। जी सर। सड़क पे कैट कॉलिंग करने का आपके सर्टिफिकेट या डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरी तरह अनपढ़ होकर भी तमीज़दार हो सकते हैं कि दूसरे जेंडर से ठीक से पेश आएं, और आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी ये बदतमीजी कर सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आपके घर में महिला और लड़की नहीं भी है तो भी आपको ये करने की इजाज़त नहीं है ना। तो वो जो होता है ना कि तुम्हारे घर में बहन बेटियाँ नहीं है, तो जिनके घर में नहीं, उनको बदतमीजी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपके घर में है, नहीं है, यू कैन नॉट डू इट। एग्जैक्टली यही बात समझने की सर सोसाइटी में भी बहुत नीड है। लोगों के पास जो मॉरल एथिक्स है वो अभी कम होते, कुछ 5-10 सालों से बहुत कम होते जा रहे हैं मॉरल एथिक्स, तो दैट इज द नीड राइट नाउ। क्या कैट कॉलिंग होती है बताइए थोड़ा, जरा इन लोगों के आंखों से पर्दा हटे थोड़ा। क्या बोलते हैं सड़क पे चलते हुए? यही कि तो माल जा रही है टाइप्स, और भी ओहो ऐसे करके चिल्ला के जाते हैं। शूटिंग टाइप्स भी होती है। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और वो बाइक पे हैं, तो बिल्कुल इतनी सी डिस्टेंस से ऐसे बाइक निकाल के लेके जाएंगे और 3-4 बार आएंगे रिटर्न। आगे आ जाओ, आप दोनों लोग आगे आ जाओ। मुझे पता है कि आप लोग पटवारी भर्ती से जुड़े, पर हम लोग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लड़कियों ने बताया कि जब ये सड़क पे चलती हैं तो लड़के कैट कॉलिंग करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। आपके साथ भी ऐसे तजुर्बे हुए हैं कभी? इन सब ने बताया किस किस तरीके से बोलते हैं? सर कभी कभी होते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब कहीं पे भीड़ पे रहता है तो कुछ उल्टा सीधा कमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इनएप्रोप्रिएट वे में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, पास से जानबूझ के टकरा के निकलते हैं, और वो मतलब बहुत बार भीड़ वाले एरिया में भी ऐसा हो जाता है। तो फिर बस ये है, हमको चिल्ला के हमारा प्रोटेक्शन करना पड़ता है। बस यही सब होता है कि जब ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे जाओ ना, तो वो इनडायरेक्टली तरीके से टच करना चाहते हैं कि हम तल्ला देंगे या कुछ कमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को अपना एक्शन दिखाना पड़ता है, उनको धक्का देना पड़ता है। इस तरह से हमें भी उनके एक्शन देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। क्या करना चाहिए जब कोई इस तरह से कैट कॉलिंग करो? बेटा रुक जाओ 2 मिनट, सबूत रुक जाओ। हाँ, सोसाइटी के तौर पे क्या करना चाहिए, लॉ के तौर पे क्या करना चाहिए, और आप लोगों को इंडिविजुअली क्या करना चाहिए बताइए। सर मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सर रिप्लाई बैक एट द मोमेंट। यदि हम चुप रहेंगे तो उनको हम उनसे कम हैं या कमज़ोर हैं, ये चीज़ पहले लग जाती है। यदि हम एटलीस्ट कोई हमें स्टेयर कर रहा है तो जस्ट स्टेयर देम बैक विथ मच अग्रेशन एंड विथ मच एंगर, सो एटलीस्ट उनको ये पता चले कि हम उनसे दब नहीं रहे हैं और हम उनसे कमज़ोर नहीं हैं। बेटा हम जमा कर लेंगे फोन तुम्हारा, ठीक है?
थैंकफुली अभी तक मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, पर अगर मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने लिए तो स्टैंड लूँगी, क्योंकि अगर मुझे डिस्गस्टिंग लग रहा है उस टाइम पे तो ऑब्वियसली मेरा वायलेंस पे ही होगा, थप्पड़ या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि चुप तो नहीं बैठेंगे। पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, बिकॉज फीमेल पुलिस जो है उनको अलग अलग जगहों पे ज़्यादा पेट्रोलिंग के लिए भेज देना चाहिए, ताकि हम महिला सिपाही सड़क पे ज्यादा होंगी तो आप लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करोगे। हाँ ठीक बात है जैन साहब। हाँ, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी उनके बच्चों को इतना, जैसे हम लड़कियों पे पाबंदियां है कि इतनी रात को नहीं जाना, वैसे पेरेंट्स को भी लड़कों को, अगर वो यही चीज़ लड़कों को भी समझाए तो कि लड़कों को मना कर दो 7 बजे के बाद घर पे रहो, क्योंकि उनकी भले घर के लड़के रात में क्यों आवारागर्दी करते घूमे, 7 बजे के बाद घर रहो अपने अपने। हाँ क्यों तुमको बाहर टहलना है बाइक पे, वैसे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है। हमें परमिशन नहीं है तो इनको भी नहीं होनी चाहिए, इनको होनी चाहिए ना, इक्वालिटी रहे। जैसे कर्फ्यू टाइमिंग तुम लोगों के वैसे इनके। सही बात है। इनको घर पे जब बंद तक ये कर लोग दो। सीख ना जाए कि सड़क पे कैसे चलना है, Exactly. जब सीख जाए तब आप भी जाओ ये भी जाए, हम भी जाएं। ताकि कोई किसी के लिए खतरा ना हो। इनको घर पे बंद रखो ताकि हम लोग सेफ तरीके से घूम पाए। आ रहे मुझे पता है ना। एक तो तुम लोग संख्या में ज्यादा हो और दूसरा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है तो सबकी बहुत बुलंदियों से आवाज निकल रही है। अभी आऊंगा सॉल्यूशन के लिए, तुम ही सबके पास आऊंगा, किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आते हैं लड़के ये सब करने के लिए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, नाम बताओ। जैसे आशीष राय नाम है सर। क्या करते हो आशीष? सर मैं DAVB से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बताओ क्या सॉल्यूशन है कैट कॉलिंग का? ये लड़कियां और इनके जैसी हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां हिंदुस्तान के किसी भी शहर या गांव में किसी भी वक्त अकेले दुकेले अपनी मर्जी के कपड़े पहन के गाना गाते, झूमते, दौड़ते, पैदल चलते सड़क पर निकले, कोई इनको बिल्कुल बगल से बाइक ना निकाले, कोई इनसे बदतमीजी से बात ना करे। इसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? सर आपने जो फर्स्ट बात कही और जो ये कह रही कि लड़के जो है ना, रईस के लड़के हैं जो भी हैं वो रईस उन्होंने नहीं कहा। हाँ जो भी हैं, जो भी नहीं है वो फेस करते हैं, जो इनके बाजू से निकल रहे हैं हाँ। या इनको कैट कॉलिंग कर रहे हैं तो उनको आप 7:30 बजे से निकलना बंद कर दो। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। सर सॉल्यूशन ये है फर्स्ट मेरे हिसाब से कि यदि पॉसिबल हो तुरंत दूसरे गाल पे तमाचा लगा दो, यदि पॉसिबल है, यदि बस में वो टच करने की चलती गाड़ी पे उड़ते हुए चाहे गाड़ी भगाते जा रहे हो तो पूछ रहे हैं चलती गाड़ी पे उड़ते हुए तमाचा मारेंगे। सर इनने बस वाली बात करी है कि टच करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल हो तो तुरंत एक तमाचा मार दे। एक तमाचा से ये पूरी चिंगारी फैल सकती है सर, डेफिनेटली ये रिएक्शन इन I'll come to you girls. थोड़ा सुन भी लो। हाँ तो एक तो तुमने कहा तमाचा मार, पॉसिबल हो तो तुरंत आप, यदि वो ज्यादा ताकतवर नहीं है तो कोशिश करो तुरंत मारो। और ताकतवर हो तो? और सर जैसे ताकतवर हो तो फिर जैसे इनने कहा ब्लड बाजू से निकाल रहा है, ब्लड निकाल रहा है, बाइक निकाल रहा है, तो आप एक्शन नहीं लेंगे, आप नंबर लो ना उनका। डर किस बात का है आपको? उनका नंबर नोट करिए ना। अरे लड़कियों मैं आई मीन योर टीम नंबर नोट करिए ना। वेट हाँ क्या होगा? आपने कहा चाहे चाचा विधायक वाले लड़का हो, कोई भी लड़का हो, डजंट मैटर। और इंदौर वाकई तुमको ऐसा लगता है कि इट डज नॉट मैटर? सर मेरा तो डायरेक्ट यही है कि अरे तू रुक जा भाई, मुझे ये बता कि तुम बालकों को क्या करना होगा जिससे ये सेफ फील करें? अच्छा हमको क्या करना होगा? तुम सबको? सर सबको तो ये है कि हम लोग, मतलब जो कैट कॉलिंग कर रहे हैं, मेरा दोस्त है जो भी है, तो मैं तो करता नहीं हूँ। तो मैं तो पहले यही मेरे दोस्त को हमेशा टोकूंगा, भाई ये कर क्या रहा है। पर अभी तक तो नहीं टोका तुमने? सर टोकता हूँ, अभी आप तो कहीं आपके सामने, आपने तो देखा नहीं, मैं तो टोकता हूँ। क्या बोलते हो उनको? सर जैसा मेरा ग्रुप है, पहली बार तो मैं ऐसे ग्रुप को मतलब ज्वाइन करना पसंद। तुम्हारे ग्रुप में लड़कियां हैं? हाँ डेफिनेटली। तब ठीक है, क्योंकि लड़कियां जब ग्रुप में होती हैं तो लड़के थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल सर। जब बिल्कुल एकदम सही मस्तों का झुंड घूम रहा होता है तो वो बेकाबू हो जाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ तो दोस्ती करना जरूरी है ताकि आपको सेंसिटिविटी आए। बिल्कुल सर। कितना खुश हो गया। अरे ब्लश भी कर रहा है सर। वो याद आ रहा, मुंशी प्रेमचंद की एक लाइन याद आ रही, कल ही पढ़ी थी कि युवा अवस्था में जो रहता ना, क्या बोलते हैं उसको, अकेलापन चरित्र के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो सर उस लाइन के बारे में बहुत डिस्कवर किया और फिर मैंने यार कैसे डिस्कवर किया? एक सेकंड, युवावस्था में अकेलापन चरित्र के लिए हानिकारक होता है, इस लाइन को तुमने कैसे डिस्कवर किया? समझाओ। डिस्कवर नहीं सर, ये रील्स देख रहा तो ये लाइन आई प्रेमचंद। हाँ सर तो इस तरह की, तो ये तुम्हें कैसे पता कि ये पक्का प्रेमचंद ने कहा है? रील्स पर तो कुछ भी ढेल दिया जाता है सर। उसको मैं गूगल पे जाके उस लाइन को लिखा, फिर उसका जो अर्थ आया तो मैं नहीं आया। किस कहानी में था ये?
किस निबंध में था? कहानी में नीचे लिखा था, अब ये नहीं प्रेमचंद। पता सर ये लाइन, लेकिन जैसे हर तीसरा कोट चाणक्य के खाते में डाल दिया जाता है। ठीक है, प्रेमचंद का नहीं है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट। मेरे को समझाओ कैसे है सर ये लाइन। जैसे विकास सर को मैं सर बहुत सुनता हूँ, तो विकास सर का एक मेरे को वाक्य याद है कि उनने कहा था कि यदि तुम्हें देश में जो रेप या लड़कियों को जो छेड़छाड़ वाले मामले यदि कम करना है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है शिक्षा। शिक्षा सॉल्यूशन है, लेकिन जो पूरे इंडिया या पूरे मतलब इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी हैं, वो सारे स्कूल्स जो अभी अलग अलग मतलब उन सारे स्कूल्स को कोएड कर दिया जाए। अभी क्या कोएड कर दिया जाए? क्या कोएड में भी तो उसको एक मिल गया था, 12वीं में 3 बार फेल हुआ और बदतमीजी कर रहा था। अब नहीं, पहले नहीं, वेट ये बात सही है कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे तो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होंगे, है ना, पर युवावस्था में अकेलापन चरित्र के लिए हानिकारक कैसे है? हाँ सर बिल्कुल बता रहा, समझाओ। अकेलापन से मतलब ये है कि आप जैसे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक बॉयज स्कूल में पढ़े, आप नहीं, ये अकेलापन नहीं हुआ सर। अकेला बॉयज स्कूल में अकेला थोड़ी बॉयज दोस्त होते हैं। अकेलापन कैसे हानिकारक है ये बताओ, कैसे डिस्कवर किया? सर चरित्र वर्ड पे चाहिए, चरित्र पे आ जाते हैं। चरित्र से क्या होगा सर? चरित्र मेरे हिसाब से मैं जितना समझ पाया, चरित्र मतलब आप जैसे ये बात कर रही ना कि लड़के, अरे अकेलापन कैसे हानिकारक है, टॉपिक पे टिको। सर अकेलापन चरित्र मतलब आप जैसी लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ये आपका चरित्र खराब हो रहा है। जो भी लड़के छेड़ रहे हैं तो उनका चरित्र खराब हुआ ना सर। तो उसका अकेलेपन से क्या संबंध है? अकेलेपन से ये है सर, जैसे मैंने कहा कि आप जैसे आपने कहा गर्ल से यदि आपकी फ्रेंड नहीं है तो आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं आएगी। आप किसी लड़की को छोटे कपड़े में देख रहे हैं तो आप उस पर ताने मारेंगे। यदि आपके फ्रेंड्स में वैसी लड़कियों के साथ जी रहे हैं, आपकी फैमिली में नहीं, मान लीजिए आप एक सेकंड, मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की मिनी स्कर्ट नहीं पहन रही है, तो भी आपको हक नहीं है किसी को बदतमीजी से बात करने? बिल्कुल नहीं है, लेकिन गर्ल्स के साथ रहेंगे तो सर थोड़ी सेंसिटिविटी आएगी ना, उनको भी बुरा लगता है, कोई बोलेगा। आप हर समय निठल्ले लड़कों के साथ 4 के साथ रहते हैं, वो ताने मार के खुश हो जाते हैं, हंस रहते हैं, आपको तो कभी उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में पता नहीं। निठल्लेपन पे जोर है तुम्हारा सर, यही है थोड़ा सा। और क्या क्या देखते हो रीलों में? सर रीलों में तो बहुत कुछ देखते रहते हैं सर, अपने इंटरेस्ट के साथ। ओशो के बारे में फेवरेट है सर। ओशो का क्या? ओशो का बहुत बड़ा फैन है। ये दोस्त है तुम्हारे? ये निठल्ले तो नहीं है? आपको समझा रहा अकेलापन, परसों समझा रहा। क्या बोल रहा है सर? ये आपको जो भी समझा रहा है कि अकेलेपन में बहुत दिक्कत है, वो मेरे को समझा रहा था परसों। रील में उसके आया तो उसने मेरे को आके पूरा समझाया 3 घंटे। ये 10 सेकंड की रील देखता है, फिर 3 घंटे दोस्तों को समझाता है, उनको फिर आके कैमरे पे निठल्ला बोलता है। सर वो फील लेता है कि वो ओशो फील लेता है कि वो ओशो है। तुम ओशो सर वो बनना चाहता है ओशो। मैं सर विकास सर को मतलब बहुत शुरू से सुन रहा हूँ। बार विकास सर की ओट ले रहा है। नहीं ले रहा। ठीक है, ये है बनना इसको ओशो है सर। 12वीं फेल देखने गया था सिर्फ विकास सर को देखने सर, लेकिन वो मूवी बहुत कमाल है सर। बोला कि ओशो यदि इस जनरेशन में होते, मतलब अभी होते, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते आज की युवाओं में। एक बहुत गंभीर विषय है कि अगर लड़कियां सड़क पे चल रही हैं और असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये टॉपिक हर इलेक्शन में आता है। लड़कियां बोलती हैं लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग बोलते हैं पुलिस की गश्त ज्यादा हो, पर पुलिस हर स्ट्रीट हर कॉर्नर पे तो नहीं हो सकती है। तुम लोग हर स्ट्रीट हर कॉर्नर पे हो, तो तुम लोग क्या करोगे जिससे कैट कॉलिंग बंद हो? बताओ नौजवान। सर अब तुम्हें पता चल गया कैट कॉलिंग क्या होती है? सर कभी की है तुमने? अरे बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। सर इंद्रपुरी सर 20 रुपए घंटा पे और 6 रुपए प्रति किलोमीटर के पेट्रोल के हिसाब से गाड़ी। पर जोक्स अपार्ट, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो बाइक पे बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, वही बदतमीजी करते हैं, पैदल चलते भी करते हैं। कैसे रोकें इसको? सर अगर कोई ऐसा बंदा अपन को ऐसा करता दिख रहा है, तो पहली बात तो अपन अगर उस चीज को, उस बंदे पास जाके उस चीज को रोक सकते हैं, या फिर रोका है आपने कभी? यस सर, मतलब मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से मैं इंदौर पे आया हूँ, अभी जब से यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे सामने तो किसी इंदौर में कम होता है। मतलब आप कह रहे हैं नहीं होता है, आप कह रहे हैं कम होता है। उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फील किया है स्पेसिफिकली सर। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द सिटी। लड़कियों ने भी कहा कि वो इंदौर में बाकी शहरों के मुकाबले सेफ फील करती हैं। ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं हो रही, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की बात हो रही है कि कैसे लड़कियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करें सार्वजनिक जगहों पर। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? कैट कॉलिंग बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, कैट कॉलिंग है। कोई लड़का कैट कॉलिंग कर रहा है, तो अगर वो हमारा दोस्त है, साथ में घूम रहा है, तो उससे बोलेंगे कि अगर तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी कोई सिस्टर, ओ भाई नहीं भी बहन होती तो भी तुम्हें हक नहीं मिलता है। तुम्हें कैसा लगता है, तो उसको ज्यादा रियलाइज होगा। मैं कह रहा हूँ बहन नहीं भी है तो भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसको समझाने के लिए आप बोल सकते कि उसकी बहन है। अगर आपकी बहन को ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा?
जैसे बता रहे थे ये, तो मैंने पर्सनल एग्जांपल देके, जैसे उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी बहन होती है, तुम्हारे घर में माता जी तो है ही ना। पर्सनल एग्जांपल तो सभी देते हैं, कोई किसी को भी छेड़ता है तो बोलता है तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे। पर्सनल एग्जांपल सबको देते हैं। एक्चुअली सर एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सुन लो भैया, सुन लो जरा। हाँ, मतलब सर पर्सनल एग्जांपल तो सारे लोग ही देते हैं। अब कोई गाली में भी बोलते तुम्हारी माँ बहनों को कर देगा तो क्या हो जाएगा, पर सर जब तक उनको अंदर से नहीं बताएंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि क्या है। आप लोग कभी अपने घर में इस चीज पे बात करती हैं? घर में अपने भी मेल होते होंगे, उनसे बातचीत होती है इस पे? मतलब दादी बहुत ज़्यादा, तो मतलब अभी एक रेप केस हुआ था, तो उसमें मेरी दादी का ये ओपिनियन था कि आजकल लड़कियां भी छोटे छोटे कपड़े पहनती, तो उनको ऐसे समझाना पड़ता है। तो यही चीज़ है कि उनको भी ऐसे समझाएं, बड़ों को भी, कि लड़कियों की गलती नहीं है, खराब नियत रखने वालों की गलती है। एंड तो एक मसला लॉ एंड ऑर्डर है, और क्या है फर्स्ट टाइम वोटर्स का इशू? जो हमारे पैसों को फ्री में बांट रहे हैं, 3,000 बैंक में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो अगर वही चीज़ वो क्लीनलीनेस और बाकी इश्यूज़ पे करे, ऐसे फ्री में उनको ना बांटे। हमारे बारे में भी सोचे, लाइक सब या तो हमेशा ऊपर जो अपर क्लास है उनके बारे में सोचते हैं, या फिर हमेशा लोअर क्लास मिडिल क्लास वालों का कुछ वो नहीं है, तो हमारे बारे में भी सोचे थोड़ा सा। सहमत है यहाँ पे से? क्या नाम है आपका? डिम्पल। क्या करती है डिम्पल? कुछ नहीं, अभी हाउस वाइफ हूँ। आगे आइए। डिम्पल जी थोड़ा पीछे हट जाओ। आपने पहले कहा कुछ नहीं, फिर कहा हाउसवाइफ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं बहन जी, आज के बाद कभी कोई आपसे कुछ पूछे कि आप क्या करती हैं, तो कुछ नहीं तो बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि घर चलाना बड़ी मशक्कत का काम है। सही कह रहा हूँ 24/7 जी? तो ये मत कहिएगा आप बहुत कुछ करती हैं, आप घर चलाती हैं, ठीक है? हाँ बताइए, क्या है इस चुनाव में मुद्दा आपका, डिम्पल जी का? हाल फिलहाल में मेरा मुद्दा तो सिर्फ इतना ही है कि मतलब मैं बीजेपी के अगेंस्ट ही हूँ अभी भी। क्यों बीजेपी क्या, मैं सारी पार्टीज के अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि अभी सारे वादे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जाकर सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक्स हों, सारे टॉपिक्स पे अभी बात होती है। लाइक अभी हमारे यहाँ पर सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, और हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और आने जाने में, लेकिन अभी सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद आके सरकार तो कोई बात ही नहीं करेगी। तो फिर एक सेकंड, जब आप बोलोगे तो आप ये चाहते हो ना बाकी लोग सुने, सेम रूल अप्लाइज ऑन यू एज वेल, है ना? सुन लीजिए जी। तो आप ये बताइए, आप वोट डालने जाती हैं? हाँ, मैं वोट डालती हूँ। और आप सब पार्टियों से नाराज हैं तो क्या नोटा पे दबा आती हैं? नोटा पे ही, अभी तो हाल फिलहाल में नोटा पे ही दूंगी वोट। अच्छा, पतिदेव हैं आपके? भाई साहब कौन है? भाई है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि वो परिवार रिश्तेदार कौन है। भाई साहब आप भी नोटा वाले हैं क्या? हाँ वैसे तो था, पर इस बार कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस को? तो नोटा से कांग्रेस में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं आप? नहीं, इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से जो खड़े हुए इंदौर 2 से हाँ। वो चिंटू चौक से हैं, हाँ। तो मैं उन्हीं को वोट दूंगा इस बार। और अभी सिटिंग विधायक है वहाँ से रमेश मेंदोला। तो वो कैसे जीत जाते हैं हर बार? नहीं सर, उनका भी खैर काम उनका भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, काम उनका भी अच्छा है, पर जो ये चिंटू चौक से इस बार हम लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। हाँ। कितने लोग यहाँ 2 नंबर विधानसभा से हैं? 2 नंबर से हैं। हाँ, तो रमेश मेंदोला क्यों जीत जाते हैं हर बार? काम करा है उन्होंने। अभी आप देखोगे तो 2 नंबर की किन्हीं भी गलियों में चले जाइए, काम आपको दिख जाएगा। पिछली बार वो शायद 51,000 वोटों की लीड से जीते थे। कोई विधायक 51,000 वोट ला नहीं सकता है जितने की उन्होंने लीड ली थी। उनके सामने प्रत्याशी खड़ा होने वाला भी सोचता है कि इनके सामने में खड़ा हो। अच्छा, ऐसा भोकाल है उनका? बहुत भोकाल। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, पर उन्होंने काम करा है। रमेश मेंदोला। 3 नंबर से कौन है यहाँ पे? 3 नंबर का भी है कोई? 3 नंबर का नहीं, 1 नंबर का है कोई? 3 नंबर सर, 2 नंबर। हाँ, 3 नंबर। वहाँ क्या सीन है? पिंटू जोशी वर्सेस गोलू शुक्ला। सर मुझे तो लगता है गोलू सर ही जीतेंगे। गोलू सर? हाँ। जानते हो क्या उनको? सर मतलब पर्सनली नहीं जानता, बट हाँ उनका नाम सुना है मैंने। हाँ, तुम्हारी टी-शर्ट पे बना है कांग्रेस। कांग्रेस नहीं है सर ये। अच्छा, ये कैसा पंजा है? भगवा पंजा है? नहीं, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया यार। सर ये तो ऑनलाइन टी-शर्ट लिया था। हाँ, प्रोपेगेंडा है। हाँ सर, मिक्स हो गया है। हाँ, एस्थेटिक है, तेरा एस्थेटिक बड़ा तेज है। ट्रेंडी है, ट्रेंडी ट्रेंडी है जी। अच्छा सर क्या है मुद्दा, क्या है
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का तुम्हारे हिसाब से? सर मेरा मुद्दा है फ्रीबीज। सर रोजगार आएंगे, यहाँ रोजगार। फ्रीबीज सबसे बड़ा मुद्दा है सर। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है अभी एमपी गवर्नमेंट में। तो अभी 1000 बांट रहे थे, अब 1250 बांट रहे हैं और अब बोर्ड लग गए हैं कि 3000 देंगे। 3000 रुपए देंगे चुनाव आने से पहले। सर हाँ बोलो। सर पहले मैं बिल भरता था, मेरे मकान का 1200 से 1500 बिल आता था, अब 100 रुपए आ रहा है। 6 महीने से 100 रुपए आ रहा है। उसके पहले कोई सब्सिडी नहीं थी, अब फुल सब्सिडी आ रही है। और उस दूसरी बात है सर, फ्रीबीज के नाम पे पैसा लपक के बांट रहे और पता नहीं है देंगे कहाँ से। अब मेन मुद्दा ये है कि जो भी अगली गवर्नमेंट आए, कांग्रेस है या बीजेपी आए, ये फ्रीबीज देगा कौन? और अगली गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फ्रीबीज बांटेंगे कहाँ से? पैसा ही नहीं है। फिर बॉन्ड इशू करेंगे, दोनों अंधाधुंध वादे कर रहे हैं। अभी इनका भी बोर्ड लग गया है कि 1500 देंगे। अब गैस की टंकी भी 500 कर दी सर, पहले 1250 में दे रहे थे। अब इसके बाद चुनाव आने के बाद चुनाव आता है तो फ्रीबीज बढ़ जाती हैं। बताइए। जो सशक्त हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे हम सिलेक्टेड पटवारी, तो उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते? अब ये जैसे मैं आऊंगा पटवारी पे आऊंगा, मैं भोपाल में भी बात करके आया हूँ, मुझे पूरा याद हो गया पटवारी मुद्दा। हाँ जैसे ज्वाइनिंग देते हैं तो हम सशक्त हो जाए ना, तो वो फ्रीबीज का देना ही नहीं पड़ेगा ना। फ्रीबीज में सर टैक्स लेते हैं। फ्री क्या होता है? सब कुछ टैक्स से लिया जाता है पहले और उसी टैक्स का दिया जाता है। क्या नाम है आपका? रंजीत। क्या करते हैं रंजीत आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। फ्री कुछ नहीं होता है, सब पहले गवर्नमेंट टैक्स लेती है और गवर्नमेंट टैक्स लेकर वो लौटाती है, अलग अलग रूप में लौटा रही है। यदि कोई शिक्षा के लिए फ्री दे रहा है, कोई स्वास्थ्य में दे रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? केवल समाज में नेरेटिव बनाया जा रहा है कि ये फ्री भी है। जैसे आरक्षण के विरोध में नेरेटिव बनाया गया था ताकि लोगों को लगे कि मेरा चयन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आरक्षण मेरा दुश्मन है। केवल ये कुछ लोग प्रोपोगेंडा फैलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार फ्रीबी का भी प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि फ्रीबी के कारण देश का विकास नहीं हो रहा है, खजाना खाली हो जाएगा। आज किसानों को एमएसपी देने की बात करते हैं तो कुछ लोग जो एसी रूम में बैठते हैं वो भी यही बात करते हैं कि एमएसपी दे दी तो देश का बंटाढार हो जाएगा। लेकिन ना तो फ्रीबी से दिक्कत है क्योंकि टैक्स ले रहे हैं, माचिस से लेकर यदि मतलब आदमी कार खरीद रहा है पहले उसका टैक्स दे रहा है, सब हर चीज का टैक्स है और वो सरकार दे रही है, उसमें क्या दिक्कत है? सेंटर अभी 3.5 लाख करोड़ भरेगा कौन? मेन मुद्दा ये है, अभी उसमें ब्याज देना पड़ रहा है सर। अच्छा एक सर ये बताइए, फिस्कल प्रूडेंस समझते हैं? फिस्कल प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासन समझते हैं? तो ये लोग ये भी तो बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट ये सब की, वित्तीय अनुशासन भी तो रखना होगा। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि गरीबों की मदद मत करो, लेकिन आप उधार लेके तो घी नहीं पियोगे ना। नहीं तो बस यही तो बात हो रही है। नहीं, पर आप ये देखिए कि आज अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, उसके पहले फ्रीबी नहीं दिया जाता था। तो उसके पहले क्या सारी सरकारें मुनाफे में चल रही थी? उसके पहले घाटा क्यों था? क्योंकि घाटे का जो मूल जड़ है तो वो तो भ्रष्टाचार है ना। जो 100 करोड़ का पुल बनना है, यदि वो 500 करोड़ में बन रहा है और फिर भी गिर रहा है, तो वो सबसे बड़ी चीज है। भ्रष्टाचार के कारण आज ये चीज हो रही है। तो उसको फ्रीबीज के, आज अमीर का बच्चा तो इंदौर में आके पढ़ लेगा, लेकिन जो गरीब में गांव का किसान का बच्चा है, आप गांव में जाके स्कूल की स्थिति देखिए। तो यही तो बात, यही एक से यही। हाँ बोलिए। जरूरी चीजों पे देना कोई खराब बात नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य पे देना। तुम फ्री में किसी के खाते में 3000 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए डलवा रहे हो और तुम उससे वोट की अपील करो 3 महीने पहले। 3 महीने पहले तुमको इस बात की चिंता हो गई कि आप गरीबों का भला कर दे, 1000 रुपए वहां से हो जाएंगे। बात ये हो रही है कि आप उसी संसाधन से अच्छे स्कूल और अस्पताल बनवा सकते हैं जिससे लोगों का हमेशा के लिए उत्थान हो जाए, या उसी को आप बांटते रहो। तो ये एक डिबेट है, ठीक है। जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं तो जनता की याद आती जाती है कि इनको फ्री में देना है तो वोट बैंक बढ़ेगा। बोलो। एक्चुअली समस्या ये है सौरभ भैया कि जैसे एक ये फ्रीबीज का ऐसा है, जैसे शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 1000 रुपये हम देंगे, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 देंगे, फिर शिवराज सिंह ने कहा कि मैं पहले 1250 दूंगा, फिर 1750, फिर 2250, फिर 2500 और फिर 3000। तो अब यदि ये मोल भाव चलता रहा तो ये कहाँ जाके रुकेगा? अगले चुनाव तक तो ये 6000 पहुंच जाएगा, उसके अगले चुनाव बोलेगा हम 10,000 देंगे, फिर उसके बाद सब लोग घर पे आराम करो और सरकार आपको 10,000 रुपये देगी। तो ये इससे अल्टीमेट घाटा, तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए ना। सब लोग टैक्स दे रहे हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रोजगार जनरेट होने चाहिए, प्राइवेट में जनरेट होने चाहिए, गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में सौरभ सर हम लोग कम से कम 5 साल से लड़ रहे हैं इसके लिए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन हमने संगठन
बनाया है उसके माध्यम से। पिछले 5 साल से वैकेंसियां नहीं आ रही थी। हमने आंदोलन किया, भर्ती सत्याग्रह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हमने किया, इंदौर से भोपाल पैदल गए, लाठियां खाई, जेल गए, सब किया। उसके बाद अभी कुछ एक मात्रा में वैकेंसी आई है। अब बताइए कि 1500 से 2000 करोड़ रुपए हर महीने बांटे जा रहे हैं, पर जो वैकेंसियां 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल से पड़ी है, 10,000, 15,000, 20,000 की मात्रा में, उनको नहीं निकाल रहे हैं। तो युवा एक तरफ से बेरोजगार है और फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो ये मुझे लगता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सर ये बहुत ऊपर से बात कर रहे हैं फ्रीबीज की, कि फ्रीबीज इंपॉर्टेंट है या फ्रीबीज इंपॉर्टेंट नहीं। पर सर अगर देखा जाए तो मुद्दा बहुत गहरा है। अगर आप किसी गरीब को, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जिसका पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसको अगर आप 1500 रुपये देते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और सरकार ऐसा पहले से कर भी रही थी। पर सर मेरे घर में 1500 रुपये मिले, मेरा घर तो नॉर्मल है, मिडिल क्लास फैमिली है, जरूरत ही नहीं है, पर जबरदस्ती 1500 रुपये मिल रहा है। ये तो सिर्फ चुनाव के वोट के लिए हुआ ना। मतलब हम लोग का जो बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट, वो सबका ऐसे ही होता है सर कि भाई साहब थोड़ा सुन लो। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो बनता है सर, वो मेन प्रॉब्लम है। वो इतना कम का बनता है और आय बहुत ज्यादा होती है, उस हिसाब से लोग गरीबी रेखा में आ जाते हैं और वो फालतू में फ्रीबीज लेते रहते हैं। तो सर लीकेज रोकनी है। हाँ, तो इनकम क्या नाम है आपका? मलय वर्मा। बताइए विनय जी, क्या करते हैं आप? मलय वर्मा जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी PhD कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और अभी राव विधानसभा से सोशल मीडिया का कैंपेन वगैरह देख रहा हूँ। आपके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं? मधु वर्मा जी। कौन है? बड़े पापा ताऊ जी। बड़े पापा ताऊ जी। पिछली बार क्यों हार गए थे जीतू पटवारी से? कम समय मिलने के कारण और भ्रामकता के कारण। क्या भ्रामकता थी? 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा हर किसान का। और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे विधानसभा में, राव विधानसभा में, कि विधायक जी साइकिल पे घूमने की ब्रांडिंग जरूर करते हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं है। जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस के? बिल्कुल। सबसे ज्यादा विकसित विधानसभा कहते हैं, वो बुधनी से भी ज्यादा विकसित है। वो बोलते हैं 27 ब्रिज बनवाए मैंने। वो CM से ज्यादा काम बता रहे हैं अपने, लेकिन उन्होंने आज तक एक काम नहीं करवाया राव विधानसभा में। मेरे ताऊ जी ने IDA में रहते हुए MY हॉस्पिटल में नई OPD बनवाई है, सुपर कॉरिडोर, जिसके लिए CM साहब ये कहते हैं कि हमारी इंदौर की सड़कें US से ज्यादा अच्छी सड़कें हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसका CM साहब कहते हैं, मुझे लगा ये भूपेंद्र जोगी कहता है। नहीं, उन्होंने CM भी कहते हैं। आपको याद होगा ना, शिवराज जी ने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश, अमेरिका में कहा था CM ने, हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स की सड़कों से ज्यादा अच्छी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वो जिस रेफरेंस में कहा था, वो सुपर कॉरिडोर मेरे ताऊजी द्वारा बनाया गया था, और वो 9.5 किलोमीटर का सुपर कॉरिडोर। उस सड़कों को लेकर कई जगह शिकायत भी मिल रही है। क्या प्रदेश में सड़कों को लेकर कई जगह शिकायत भी मिल रही है? हाँ, अब दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि बन रहा। आपने कहा कि टिकट डेट से मिला जी, क्या दावेदार नहीं थे क्या मधु वर्मा? पहले दावेदार थे, 2007 से दावेदार हैं। पर किसी और सीट से थे, ये भी तो बताओ। 4 नंबर से थे। अब राहु नई सीट बनी थी तो नई सीट पे आ गए थे दावेदारी करने। जीतू जजाति ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। जी, पूरी बात बताया करो यार। नहीं बताओगे तो मुझे बतानी पड़ेगी। जीतू भैया भी हमारे परिवार की सदस्य हैं, ऐसा नहीं है। जीतू भैया को संगठन की राजनीति करनी है तो उनको कहना ही पड़ेगा दोनों को एक दूसरे के। नहीं, वो तो पारिवारिक माहौल है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि व्यक्तिगत हमारी लड़ाइयाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पेपरों में छपने वाली कहानियां हैं। पेपरों में छपती है कहानी? हमको तो पता ही नहीं था। बताओ क्या छपता है? नहीं, ये कहानियां ही हैं। मैं तो भाई क्या है कहानी बता तो दो, फिर उसका खंडन कर देना। अरे ये दिख नहीं रहे हैं और ऐसा, बस ये छोटी मोटी कहानी। ये सब चलती है, मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे पता नहीं था। बताओ और बताओ। छोटी मोटी है, हाँ, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। पार्टी के तौर पे बात करें तो वो अलग है, बाकी वैसे व्यक्तिगत तौर पे जीतू पटवारी काफी अच्छे व्यक्ति। मैं 7 साल से वहीं पे रहता हूँ। ये लो तुम्हारा वोटर टूट गया। राव विधानसभा बगल में खड़ा है वोटर। वही चीज बोली ना, भ्रामकता का जो दौर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मधु वर्मा जी खराब कैंडिडेट है, बिल्कुल नहीं ये बात बोल रहा हूँ। मधु वर्मा जी खराब कैंडिडेट नहीं है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। पर जीतू पटवारी जी का जो डिवोशन है और जो एग्रेसिव जिस तरीके से वो बात करते हैं, चाहे किसानों की हो, गुरु इस वोटर को पकड़ो, युवाओं की हो, चाहे हाथ में पहले तो इस वोटर को पकड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन यादव नाम है मेरा। सचिन यादव। ये जैसे मैं 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहूंगा। इस बार जो मुद्दा है वो यूथ को लेकर ज्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो भर्तियों को लेकर के बात की जाती है तो हर साल रेगुलर रूप में इंटरवल में भर्तियां नहीं आती। ये बात इसके कारण होता क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ओवर एज भी हो जाते हैं सर। इसके कारण क्या है कि भर्तियां समय भी पूर्ण नहीं हो पाती और ओवर एज होने के कारण उनका फ्यूचर भी खराब। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे MPPSC की भर्ती है, वो 2019 की वैकेंसी भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। 2020 का रिजल्ट उन्होंने 87% भोपाल में भी हमें छात्रों ने तो 2021 का भी है, 2022 का भी है। अब आप ये समझिए 2019 के जो छात्र हैं,
अगर वो 2020 में 2018 में या मतलब 2019 के बाद की वैकेंसी में अच्छी पोस्ट लेते हैं तो 2020 के जो प्रॉपर स्टूडेंट थे वो बाहर हो जाएंगे, उनके लिए प्रॉफिट ज्यादा रहता है। बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है। बताइए, आप लोग भी आए हैं पटवारी वाले, बताइए। जो मतलब मैं भोपाल में सुन आया हूँ, पर आप भी एक बार कह दीजिए संक्षेप में। जो एग्जाम से सबसे पहले एक रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, जो प्रोसेस अच्छे से कंडक्ट होनी चाहिए, सिस्टम फेयर होना चाहिए, और जो बच्चे मेहनत से सालों से एग्जाम मतलब सालों पढ़ के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं उन्हें टाइम पर उनकी नियुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सुनिए, क्योंकि कई राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने, तो मैं उनके बारे में आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नमस्कार सर, मेरा नाम निकेश और से जो प्रधानमंत्री, देखिए सर, नेता तो सभी होते हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। सब लोग बात देखते हैं कि नेता तो हमारे यहाँ ऐसे हैं वैसे हैं। भाई जब नेता का बैकग्राउंड थोड़ा चेक करके दे वोट दे दिया करो पहले। मेरा सवाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप तो मोदी जी से प्रभावित होकर भाषण दे रहे हैं। नहीं सर, मैं भी एक पत्रकारी हूँ, पत्रकारिता क्षेत्र में। मतलब अगर आप मोदी जी को यूज करोगे स्टेट में तो वो नेशनल फिगर है। स्टेट में आपको स्टेट का जो रीजनल इश्यूज है उस पर लड़ाई करनी पड़ेगी। स्टेट में कौन सा नेता बड़ा लग रहा है? स्टेट में तो अभी जैसा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आए, बट वो अपनी सीट पे ही फंसे हुए हैं। मतलब उनको प्रभाव लाने के लिए एक नंबर पे, हाँ, फसल 50-50 इतने साल बाद आ रहे हैं। वो उनको इसलिए लाया गया था कि आसपास की सीट पे प्रभाव डालें, और वो खुद ही अपनी सीट में फंसे। और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े नेता हो गए, अब कहाँ लोगों के सामने हाथ पांव जोड़ेंगे। तो ये थोड़ा जो है नेगेटिव जा रहा था। मतलब ये है कि हाँ, तो रीजनल इशू कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बोल दिया कि अब मैं बड़ा नेता हूँ, कहाँ हाथ पांव जोड़ूं। जी बोला है, तो वीडियो है। हेलीकॉप्टर से चलने वाले नेता है सर वो तो। रैली करेंगे, पर विकास हुआ है मेरे क्षेत्र में तो हुआ है बीजेपी की तरफ से, पर रीजनल इश्यूज पे फोकस करना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी नेशनल फिगर है, रीजनल फिगर। मतलब शिवराज चौहान का कैसा रहा कार्यकाल? शिवराज जी का सर अब तीन बार उनका टर्म पूरा हो गया है। लोग को चाहिए नया फेस चाहिए। कौन हो सकता है वो नया फेस? नया फेस सिंधिया जी को बना सकते हैं, कैलाश जी को बना सकते हैं। मुझे तो यही दो लग रहे हैं स्टेट में। दो लग रहे हैं। प्रहलाद पटेल ही बन सकते हैं। प्रहलाद पटेल। वीडी शर्मा को वहाँ महाकौशल से हो गया? नहीं, मैं जम्मू से हूँ। सौरभ जी, वीडी शर्मा जी को मिलना चाहिए। वीडी शर्मा को मिलना चाहिए। सिंधिया को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो एक साफ छवि के नेता है, कभी उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप नहीं लगे उनके ऊपर। साथ ही साथ वो इतने बड़े घराने से आ रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा। जो कमलनाथ है उन पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने भर्ती कराई है, और ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स के समय 18 महीने के कार्यकाल में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। किसने? कांग्रेस की सरकार के टाइम माननीय गोविंद सिंह जी जो लाहौर विधानसभा से विधायक है, मैं भिंड से हूँ, तो काफी हद तक पोस्टिंग हमारे क्षेत्र में पैसे देकर और पैसे लेकर ही हुई है। दूसरी बात, कांग्रेस के मंत्री दूसरी बात ये भी है कि सिंधिया जी ने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो उसमें उन्होंने जो रीजन बताया था, उसका मेन रीजन यही था। सिंधिया जी का कहना था कि हमने जो वादे किए थे कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने बोला था कि ऐसे में दिक्कत हो सकती है। कमलनाथ जी का बयान आता है कि जिसको जहां उतरना है वो वहां उतर जाओ। सिंधिया जी उतर गए, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हमने हमेशा जनसेवा को ही महत्व दिया है। अच्छा, ये बताइए कमलनाथ के बारे में क्या राय है आप लोगों की, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे? कमलनाथ को सर मतलब वो अपने रीजन में स्पेसिफिक है। यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद ही उनका पोस्टर उतना बड़ा बना के हर पूरे मध्य प्रदेश में कवर नहीं कर रही है। तो मतलब कमल सीमित है वो अपना हर छिंदवाड़ा तक सीमित है। पूरे मध्य प्रदेश में उतना व्यापक चेहरा नहीं है उनका। सर मैं समझता हूँ कि 15 महीने की जो सरकार रही थी उसमें कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करने का कार्य किया था, तो ये जो मुद्दा है, ये अभी जो फ्रीबीज की बात चल रही थी कि फ्रीबीज का जो आपने बात करी फिस्कल डिफिसिट को कैसे हम लोग पूरा करेंगे, तो फिस्कल डिफिसिट को हम लोग कवर करने के लिए जो इन्वेस्टर्स जब तक हम बाहर से नहीं लेके आएंगे, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, जब तक हम इन तमाम प्रकार के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तो हम फिस्कल डिफिसिट उससे माइनस नहीं कर सकते। इसलिए हम समझते हैं कि कमलनाथ जी इन सब मामलों में उनको काफ़ी अनुभव है और वो एक सीएम के तौर पे एक अच्छा उनका कार्यकाल रह सकता है, उन्हें मौका देना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा तक सीमित है कमलनाथ, आप कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम जो था उस टाइम उन्होंने ये बताया था कि वो विकास कर सकते हैं। कांग्रेस तो ये डिल्ला फेंक के कहाँ जा रहा है भाई, बोल तो ले पूरी बात। हाँ, जो लास्ट टाइम था उन्होंने बताया था कि वो विकास पुरुष है और वो कर सकते हैं काम, कमलनाथ ने बताया था। बाकी इस बार वो भी फ्रीबीज और इसी चीज पे आ गए हैं और हिंदुत्व का जो उन्होंने सॉफ्ट फेस लिया है कि हनुमान भक्त अब खुद को बताने लगे। तो एक जो पॉलिटिक्स के लिए जो हो रहा है, हमें भी समझना होगा कि फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है। महंगाई इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि जो मजदूर तबका है वो जब 250 रुपए कमा रहा है, दिन का 250 रुपए कमा रहा है, उसको 1100 रुपए की सिलेंडर मिल रही है, तो सर उसको कहीं ना कहीं उसको एलिवेट करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमको फ्रीबीज देना पड़ेगा, एक बेस सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन।
भी इस पे हो गई बात। अब और कोई नया विषय? ये 10 साल से विधायक हैं, इस जगह से वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। ये बांक पंचायत है, ये यहाँ के जो राव के खुला हुआ है पूरा। हाँ, ये पूरा घर में बैकयार्ड में उनके घर में पानी भरा हुआ है। ये स्थिति है उनके 10 साल के विकास की। और वो कहते हैं कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, और वो बुधनी से भी ज्यादा विकसित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे, मैं कल कर रहा हूँ जीतू पटवारी का इंटरव्यू, उनसे पूछूंगा ये। ऐसे भ्रामकता फैलाने वाले नेताओं को जरूर घर बिठाना चाहिए। किसानों का मुद्दा है मेन तो। बताइए, नाम बताइए। किसान का पुत्र अर्पण पाटीदार, मैं खरगोन से आता हूँ। हाँ यार बताओ, सब ये लोग सरकारी नौकरी और महंगाई इस पे बात करें, ये भी जरूरी मुद्दे हैं, पर थोड़ा किसानी पे बात हो। हाँ बताओ। किसान का मुद्दा मेन मुद्दा है। ये बताओ विस्तार से क्या मुद्दा है किसान का? मेन मुद्दा वही है, किसानी ही है मेन तो। सर किसानों से अरे एक सेकंड यार, क्या मुद्दा है किसानों से जुड़ा पाटीदार साहब? किसानों को क्या मिल रहा है? हाँ, मेन चीज क्या तो मिल ये रहा है है, बताइए। गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? ठीक है, नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। क्या मिलना है? कितना है एमएसपी? एमएसपी वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर जो मिलना चाहिए वो क्या नहीं भाई, मिल रहा अभी तो है। जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम कैसे बताओगे? पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 2175 गेहूं का 2175 है गेहूं का समर्थन मूल्य। सर 50 खिसका रहे हैं, बस 50 रुपए 5 साल से खिसका रहे हैं। अब खिसका देंगे 200 रुपए एक साथ। सर मैं भी मिल रहा है सर मैं पैसे से, यार थोड़ा समर्थन मूल्य तो याद करो कम से कम। किसान परिवार से हो तो? मैं किसान परिवार से हूँ, मेरा नाम संजय पाटीदार। कहाँ है तुम्हारा घर? हम खरगोन के रहने वाले। खरगोन। क्या खेती करते हो बताओ? सर हम कपास की खेती करते हैं। क्या रेट जा रहा है कपास का? कपास का सर अभी 5,500 6,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। ये पिछले साल रेट 9,000 10,000 11,000 तक रेट गया था ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में अभी गिरा हुआ है। जो व्यापारी लेते हैं, अभी ये भाव गिरा हुआ है। अभी कमलनाथ ने सर गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए घोषित किया। अभी जब जीतू पटवारी की बात हो रही थी तो जीतू पटवारी ने विधानसभा में बोला शिवराज सरकार के, हम सब मिलकर कांग्रेस भाजपा सब मिलकर गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए तक कर देते हैं। शिवराज सर 15 महीने की सरकार थी तब कर देते हैं। आम सहमति अगर बांधी, अगर शिवराज सरकार किसानों का इतना ही भला करना चाहती है तो सर समर्थन मूल्य गेहूं का 3,000 कर दे। कमलनाथ ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए किया है, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए किया है। और सर 2 लाख, क्या मतलब उन्होंने जब 1.5 साल सरकार थी तब खरीद हुई? अभी घोषणा पत्र में किया है। 2 लाख रुपए तक का कर्जा पिछली सरकार में माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। सर कहाँ है सर्टिफिकेट्स के अलावा किसी का अकाउंट नहीं? सर मैं किसान परिवार से, मैं किसान शुरुआती पीरियड में मतलब जिनके डिफाल्टर हुए थे किसान, उनका पहले करा था, मतलब 1 लाख मेरा भी हुआ है। और हमारे आइट साइड के जितने भी लोग हैं उनका मतलब किस्त में 40,000 45,000, किसी का 1 लाख 1.5 लाख तक। अच्छा ये बस एक आखिरी सवाल पॉलिटिक्स पे बहुत बात हो गई, थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे। ऐसा क्या है इंदौर में, हर आदमी इंदौर आने को एकदम उतावला रहता है? इंदौर में सर बहुत ज्यादा भगदड़ नहीं है, दिल्ली बॉम्बे जैसे। उसके बाद भगदड़ नहीं, थोड़ा पीछे हटो। भगदड़ आप आ गए इसलिए, आप आ गए इसलिए नॉर्मली। अभी राजवाड़ा यहाँ के नहीं आए, एक ही एरिया में भाई, पूरे इंदौर में नहीं। अभी संडे को जाते हैं वहाँ पे, कितनी बात करेंगे आप? आज दिल वालों की तो ऐसे ही बोलते हैं, असल में तो इंदौर दिल वालों का है। अच्छा असल में इंदौर दिल है। स्वच्छता में नंबर 1। स्वच्छता में नंबर बताना चाहूंगा। पहले बताओ इंदौर में क्या खास है, क्यों आदमी इंदौर इतना आने? यहाँ का खान पान, यहाँ का कल्चर, यहाँ का नाइट कल्चर, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे जॉब्स है। अभी आप देख लो सुपर कॉरिडोर पर जैसे कहते हैं वो प्रॉपर आपको इंदौर में दिखेगी। इंदौर में सड़कों का चौड़ीकरण है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बिल्कुल साफ सफाई में एकदम स्वच्छ है, खाने के लिए मशहूर है। और क्या बढ़िया मिलता है इंदौर में खाने का बताओ? इंदौर का फेमस पोहा जलेबी सबसे शानदार है। और छप्पन स्ट्रीट की ये सामने जो दिख रही है फेमस है। टेस्टी भी मिलता है। इसके साथ साथ कि इंदौर में सिर्फ मिलता है, पोहा तो हर जगह मिल जाता है, पर जो इंदौर का पोहा है वो इंदौर एकदम सिंपल। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ जो वॉर है महू जो है, उसका फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर सर। उसमें जो पहला देश का इन्फेंट्री म्यूजियम है सर वो बना है, तो ये चीज इंदौर, हाँ ये बढ़िया है। महू में इंदौर को खास बना है। मऊ से अम्बेडकर जी का भी जन्म मऊ से ही हुआ है। फिर तो सर इसके साथ में एजुकेशन के हिसाब क्या एजुकेशन ले रहे हो तुम बताओ? मैं सर IIT की अभी कोचिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। यहाँ पे IIT है, इंदौर में IIM भी। कहाँ करते हो कोचिंग? मैं एलन में पलाशिया पे कोचिंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मतलब इंदौर में अपना खुद का एक IIT है, IIM है, तो एजुकेशन के हिसाब से बहुत डेवलप हो चुका है। एक नंबर है इंदौर। बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। में जितने भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती है उसमें MP के जितने भी बड़े बड़े शहर भी है, भोपाल ग्वालियर जबलपुर, वहाँ से सभी लोग यहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, क्लीन सड़कें हैं, अच्छे लोग भी। उठाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए जो अव्यवस्था फैलाई है, जैसे सबको पता है आरक्षण 50% पर होता है। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है
वो 16%, 21% और बचा हुआ आरक्षण 14% ओबीसी के लिए था। पर जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है, देखो पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं ओबीसी या किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आरक्षण का मुद्दा है, कांग्रेस सरकार आती है 50% से आरक्षण की जो सीमा है उसे एक्सीड कर देती है, बोल देती है 14% की जगह हम 27% आरक्षण देंगे। 15 महीने बाद उनकी सरकार चली जाती है, बीजेपी की सरकार आती है, उनके ऐसा अंदेशा लगता है कि वो 14% आरक्षण देंगे। अब जो लोक सेवा आयोग है या बाकी भर्तियां हैं वो इस असमंजस में है कि 14% आरक्षण पे की जाए या 27% आरक्षण पे की जाए। इसकी वजह से 4 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इंदिरा साहनी केस में ये जो बात कही गई है उसके बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों सरकार उस 50% की सीमा को नहीं मान रही है और क्यों उसे एक्सीड कर दे रही है। जिसका कारण वोट बैंक की राजनीति है, जो ओबीसी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। AWS में कैटेगरी में आता हूँ, 74 नंबर लाके भी मैं बाहर हूँ। बात हुई थी जी। चलिए, अच्छी बातचीत रही, लंबी बातचीत रही। थोड़ा कैट कॉलिंग बंद कर दो तुम लोग, सब लोग बिल्कुल मत करना किसी को किसी। अरे मैं भाई, पहली चीज तो पूरे देश की बात हो रही है, इतना इंदौर पे टची नहीं होना है ना। मैं भी बहुत टची हूँ इंदौर को लेके, बहुत प्यार करता हूँ मैं इंदौर से, दूसरा घर है ये मेरा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लड़कियां कुछ बता रही हैं, है ना, मुझे बहुत पसंद है इंदौर। मैं तो जैसे ही मुझे पहला उपलब्ध मौका मिलता है मैं फटाक से आ जाता हूँ इंदौर, एक नंबर है बिल्कुल। मेरी भाषा ऐसी इंदौर की होगी। मैं एक दिन नेता नगरी शूट कर रहा था न्यूज रूम में, तो हमारे प्रोड्यूसर है गौरव तामरकार, तो शूट शुरू होता, बोले सर कुछ चाहिए क्या? सर वो पानी वगैरह रख दिया। मैंने कहा यार अपन को चाय लगेगी। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मैं अमूमन आम दिनों में बोलता कि मुझे चाय की जरूरत है या मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं बोला अपन को चाय लगेगी। जब आप जालौन की भाषा में बोलते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। बात तो है ही अपनी मादरी जबान, वहाँ में कौन टेंशन नहीं है। एक बार इंदौर हाई कोर्ट में भी आता, वीडियो में देख रहा था, तो वकील साहब और जज साहब लोग बोले थे फाइल ये रखी है, जा रहे हैं, आ रहे, इस टाइप की भाषा, इस टाइप की क्या प्यारी जबान है। चलिए, आप बने रहिए ललन टॉप के साथ, शुक्रिया।